वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 12 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ट्रोपैक्स 21 के बारे में है। इंडियन नेवी की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, जो 2 साल में एक बार हो रही है 2015 के बाद से। यहां पर देखिए, जो इंडियन नेवी है वो अपनी थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करती है। थिएटर लेवल का मतलब होता है फील्ड ऑफ ऑपरेशन, जहां पर काम करना होता है, और ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप अपने काम को करने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं हैं। तो राइट नाउ ये एक्सरसाइज जारी है। इसको नाम दिया गया है ट्रोपैक्स 21। देखिए, ट्रोपैक्स 21 क्योंकि 2021 की एक्सरसाइज है, 2005 से ही ये शुरू कर दी गई थी। तब ये एनुअल इवेंट हुआ करता था, मतलब हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता था। लेकिन 2015 के बाद से ये 2 साल में एक बार होती है। इस बार की थीम है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडियन नेवी का पार्टिसिपेशन तो फुल फ्लेज्ड होता ही है, जिसमें शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। एट द सेम टाइम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की यूनिट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लोकेशन की बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और आसपास का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक्सरसाइज में कवर किया जाता है, और वहां पर इंडियन नेवी अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को पोर्ट्रे करती है। उद्देश्य ये रहता है कि हम टेस्ट करें कि क्या कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल सिनेरियो में जब हम कोई थ्रेट फील करेंगे तो अच्छी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे अथवा नहीं, हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी कैसी होगी। काफ़ी ज़रूरी है इस समय, बिकॉज एक जियो स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है जहां पर चाइना लगातार अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। जो थिएटर लेवल एक्सरसाइज होती है वो इंडियन नेवी की ऑफेंसिव डिफेंस कैपेबिलिटीज को पोर्ट्रे करती है, वैलिडेट करती है, और ज़रूरी होता है कि समय समय पर ऐसी एक्सरसाइज को किया जाता रहे ताकि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोच राजवंशीज के बारे में है। अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर ने इस कम्युनिटी के साथ बातचीत की, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस कम्युनिटी के बारे में जानें। ये कम्युनिटी अपना रूट डिराइव करती है कामटा किंगडम के साथ या कमाटा किंगडम के साथ। आप इस मेडवेल एरा के मैप को देखिए, यहाँ पर आपको एक कामरूप किंगडम दिख रहा है। इस कामरूप किंगडम का जो वेस्टर्न पार्ट है उसी को मिलाकर ये कामटा किंगडम शुरू हुआ था, जो धीमे धीमे यहाँ जो आज हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है, कुछ हिस्सा बिहार उड़ीसा का है, उसे भी धीमे धीमे एक्सपेंड करके कवर कर लेता है। तो इसी पूरे एरिया में किंगडम रहा था अर्लियर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है राजवंशीज, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राजवंशी शब्द से निकला हुआ है, मतलब कोई ऐसा जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो। तो जो कामटा किंगडम है वो आसाम, वेस्ट बंगाल और आसपास के एरियाज में फैला हुआ था। मेडवेल पीरियड में 13th सेंचुरी में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इंडिपेंडेंस के बाद कूच बिहार का जो इलाका था वहां पर ये काफ़ी डोमिनेंट थे, तो वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा बन गया। आज जो कोच राजवंशीज हैं वो आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन की अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो लगभग 33 लाख के ऊपर इनकी पॉपुलेशन है, जो कि वेस्ट बंगाल के नदर्न हिस्से में बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत बड़ी प्रेजेंस इनकी आसाम में भी है। तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए भी अलग अलग पार्टीज इनके साथ कम्युनिकेट करती रहती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस विराट के बारे में है। आईएनएस विराट को 2017 में डीकमीशन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी नहीं करेगी। तो फिर हम आईएनएस विराट के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, 2017 में जब आईएनएस विराट को डीकमीशन कर दिया गया तो एक प्राइवेट टेक फर्म ने इंडियन गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि हम आपको 100 करोड़ रुपए दे देंगे, आप ये आईएनएस विराट हमको दे दीजिए जो डीकमीशन कर दिया गया है। हम इसका इस्तेमाल कुछ एडवेंचर पर्पज से या फिर म्यूजियम के तौर पे करेंगे, जिससे लोग एक जो बहुत बड़ा वॉरशिप है उसे देख सकेंगे, घूम सकेंगे, विजिट कर सकेंगे। लेकिन सरकार का ऐसा मन नहीं था। सरकार का प्लान ये था कि आईएनएस विराट को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। डीकमीशन करने का मतलब ये है कि अब इंडियन नेवी उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। डिसमेंटल करने का मतलब यह है कि उसे तोड़ फोड़ के स्क्रैप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और बेच दिया जाएगा। तो इस टेक फर्म ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक प्ली दायर करी। अब चूंकि जो स्क्रैपिंग प्रोसेस है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो उनकी पहली मांग ये थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप कम से कम
ये जो डिसमेंटलिंग प्रोसेस चल रहा है उसे रुकवा दीजिए, तब तो आगे बातचीत चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास कर दिया है कि स्टेटस को बना दीजिए, जितना डिसमेंटलिंग हो गई है वो ठीक है, अभी उसको रोक दीजिए और अगर आगे कोई बातचीत हो सकती है तो वो करिए। तो एटलीस्ट अभी ये जो डिसमेंटलिंग प्रोसेस था एनएस विराट का, उसे रोक दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमने नहीं बनाया था, ये ब्रिटिश नेवी का एक बहुत ही प्राइम वॉरशिप था। HMS हर्मेस इसका नाम हुआ करता था। 1959 में उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया था। 1982 में फाकलैंड आइलैंड वॉर हुआ था, जिसमें HMS हर्मेस का इस्तेमाल ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। अर्जेंटीना के नज़दीक में है, साउथ अमेरिका के सदर्न टिप पर। तो काफ़ी दूरी पर आकर इस वॉरशिप ने लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद जब ये वापस लौटा विजयी होकर, तो बात चली कि इसे रिटायर कर दिया जाए। उसे ब्रिटिशर्स ने रिटायर कर भी दिया, लेकिन उसके बाद उसमें कई सारे बदलाव किए गए और भारत ने इसे खरीद लिया। तो 1986 में इसका नाम INS विराट रख दिया गया। कई सारे बदलाव किए गए, इसे अपडेट किया गया और फिर इंडियन नेवी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। 1989 में जब श्रीलंका में पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाना था, जिसमें नाम दिया गया था ऑपरेशन जुपिटर, उसमें INS विराट का इस्तेमाल किया गया। जब इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से एक ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था 2001-2 के आसपास। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने एक टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में भी किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। तो सरकार ने नाराज होकर ये ऑपरेशन पराक्रम चलाया था, उसमें भी INS विराट का इस्तेमाल किया गया था। कई सारी एक्सरसाइज में ये पार्टिसिपेट कर चुका है, लाइक मालाबार एक्सरसाइज वरुणा जो फ्रांस के साथ होती है, सलीम अल बहर जो कि ओमान की नेवी के साथ होती है, इन सब में INS विराट ने पार्टिसिपेट किया। इसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाला वॉरशिप है। यू कैन अंडरस्टैंड कि 1959 से तो इसे ब्रिटेन ने इस्तेमाल करना शुरू किया था और उसके बाद फिर हमने ले लिया, तो 1959 से इसने 2017 तक सर्व किया है। तो इतना लंबा तो किसी भी वॉरशिप ने सर्व नहीं किया है, ठीक है। ये जो शिप का मोटो है उसका मतलब है जल में व यश्य बल में व तश्य। इसका मतलब जो सी को कंट्रोल करता है वो पावरफुल होता है। बहुत ही जेन्युइन और सही लाइन है। आप इसका इस्तेमाल मेंस के आंसर वगैरह में कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप इंडो पैसिफिक की या इंडियन ओशन की बात कर रहे हो तो वहां पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में है। अभी हाल ही में राज्यसभा के 4 मेंबर्स रिटायर हुए, जिसमें राज्यसभा में अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद जी भी शामिल थे। तो सभी लोगों ने फेयरवेल स्पीच दी। इसमें काफ़ी इमोशनल स्पीच हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी दी गई और गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी एक इमोशनल स्पीच दी। अब इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। 1952 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था, परमानेंट बॉडी है। इसके 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और फिर जो लोग नॉमिनेट होने वाले हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है तीसरे साल की शुरुआत में, और जो लोग चुने जाने वाले हैं उन्हें चुन लिया जाता है। मतलब 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और आ जाते हैं, मतलब ये कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं उनका री इलेक्शन हो सकता है, रीनॉमिनेशन भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना होगा इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। रेदर ये कह दिया गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये कहा गया कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो 6 साल का होगा। यहाँ पर देखिए, कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। जब वो डिसॉल्व ही नहीं होती तो उसका कार्यकाल क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो 6 साल का होता है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में है। अभी हाल ही में बीजेपी की एक MP PP चौधरी जी के द्वारा TMC की एक MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके बिना किसी रोक टोक के, उसके लिए उन्हें कई प्रकार के विशेषाधिकार दिए जाते हैं। खुलकर बोलने की आज़ादी, सिविल केसेस में अगर हाउस का सेशन चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। क्रिमिनल मामलों में भी अगर गिरफ्तारी की जानी है तो हाउस के जो भी चेयरपर्सन हैं या फिर स्पीकर हैं उनको पहले जानकारी दी जाती है। जब सेशन चल रहा होता है, सिटिंग चल रही होती है हाउस की, उस दौरान उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में सम्मन नहीं किया जा सकता, गवाह नहीं बनाया जा सकता। ऐसे कई प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान भी हैं। आर्टिकल 105 ऐसे विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जबकि आर्टिकल 194 ऐसे विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को लेकर या उनकी कमेटीज को लेकर।
देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लियर कट बताया नहीं गया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या है, या अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो पनिशमेंट क्या दी जाएगी। बट सिंपल मतलब ऐसे निकाला जाता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा काम किया है जिससे सदन के या फिर किसी अन्य व्यक्ति के काम करने में रोक टोक आएगी, जिसमें उन्होंने कोई गलत जानकारी दी हो या कोई गलत आरोप लगाया हो, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। इसे लाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन, और बिल्कुल सिमिलरली लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक प्रिविलेज कमेटी का गठन करते हैं। जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें हर पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्हें मेंबरशिप दी जाती है। कोई भी मोशन इस कमेटी के पास भेजा जाता है अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का आया है। अगर कमेटी ने ऐसा पाया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन आया है वो सही है, वो व्यक्ति गिल्टी है, तो फिर वो उस संबंध में कुछ पनिशमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। पनिशमेंट क्या होगी इसका कोई क्लियर कट प्रावधान तो है नहीं, बट सामान्यतः होता ऐसा है कि अगर किसी लेजिस्लेटर ने ऐसा किया है तो उनके प्रति डिस्प्लेजर हाउस अपना शो कर देता है कि आपने ऐसा किया, हम खुश नहीं हैं। उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। मीडिया हाउसेस के केस में जो प्रेस फैसिलिटीज़ उन्हें हाउस में दी गई हैं वो छीनी जा सकती हैं। उनसे पब्लिकली माफ़ी मांगने के लिए कहा जा सकता है, या फिर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। जैसे कि कर्नाटका असेंबली ने 2 जर्नलिस्ट को 1 साल के लिए जेल में भेज भी दिया था, 2017 की बात है ये। तो ये पूरी बातें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईटी एक्ट 2000 के बारे में है। देखिए, फार्म प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। फार्मर्स, गवर्नमेंट ने जो 3 फार्म बिल पब्लिक डोमेन में रखे हैं उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट को अलग अलग डायमेंशन देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को इन्फॉर्मेशन दी थी कुछ समय पहले कि अप्रॉक्सीमेटली 250 ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो इंडिया के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें बैन किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ट्विटर ने उन्हें सस्पेंड कर भी दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वापस से रिज्यूम कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने फिर से आपत्ति जताई थी कि मोर देन 1000 अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान या कुछ अदर प्लेसेस से ऑपरेट किए जा रहे हैं। वो इंडिया में फार्म प्रोटेस्ट को आधार बनाकर कुछ ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हैशटैग्स चला रहे हैं जो इंडिया की सॉवरेंटी के लिए खतरा है। मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है। फार्मर जिनोसाइड जैसे हैशटैग अननेसेसरली स्प्रेड किए जा रहे हैं, जिनको रोकने की बात कही गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए भी कहा गया, जिस पर ट्विटर ने इनकार किया। अभी सरकार ने उनको एक बहुत ही हार्श नोटिस जारी किया है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लीगल डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ पीनल एक्शंस लिए जाएंगे, यानी कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई कई तरीके की हो सकती है, लेकिन ये विधिक कार्रवाई किस आधार पर जाएगी? देखिए, आईटी एक्ट 2000 है, जिसे समय समय पर अमेंड भी किया गया है। वो कंप्यूटर रिसोर्सेज के संबंध में सभी एक्टिविटीज को कवर करता है। इसमें एक शब्द है इंटरमीडियरी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर रिसोर्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बीच में कोई भी रोल प्ले करता है उसे इंटरमीडियरीज का दर्जा दिया जाता है। इसमें टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स, नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट, साइबर कैफेज, ये सब आ जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव, स्टोर या ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में, वो इसका पार्ट बन जाएगा। इस लिहाज से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक ट्विटर, वो भी इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में आ जाता है। सेक्शन 69 जो इस एक्ट का है वो ये अथॉरिटी देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन के लिए। यहां पर देखिए, इसके कुछ आधार भी बताए गए हैं। अगर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी अननेसेसरली स्प्रेड की जा रही है जो कि इंडिया की सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, इंडिया के डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन स्टेट्स के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं उनके लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो फिर इनसे ऐसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए या फिर उनके अकाउंट्स को बैन करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कहा जा सकता है। जब कोई ऑफेंस को रोकने का प्रयास किया जा रहा हो या फिर इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो तो ऐसे इंटरमीडियरी से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सेक्शन 79 में हालांकि ये कहा गया है कि हम किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेंगे। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ट्विटर को जो इंडियन लॉज हैं उनके साथ कंप्लाई करना होगा, नहीं तो डेफिनेटली वो पीनल एक्शंस फेस करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेरी सहेली इनिशिएटिव के बारे में है। वुमेन सेफ्टी को लेकर इंडियन रेलवेज ने मेरी सहेली इनिशिएटिव अभी सभी जोन्स में लॉन्च कर दिया है। पार्लियामेंट को भी इस बारे में जानकारी दी गई। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है मेरी सहेली। कई बार महिलाएं ट्रेन में अकेले यात्रा करती हैं, उनके पेरेंट्स या वो खुद भी समटाइम्स इनसिक्योर फील करती हैं। ऐसी इनसिक्योरिटी उनके मन में ना आए, इसीलिए मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें लेडी ऑफिसर्स की एक टीम आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं। वो उनके साथ बातचीत करते हैं,
उन्हें कई तरीके की इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। लाइक अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो आरपीएफ सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 को कॉल कर सकती हैं या जीआरपी सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 1512 को कॉल कर सकती हैं। और भी प्रिकॉशंस लेने के लिए उनको समझाया जाता है कि किसी भी स्ट्रेंजर से खाना मत लीजिएगा, आईआरसीटीज़ ऑथराइज्ड जो स्टॉल्स हैं वहाँ से ही खाना खरीदिएगा, अपने लगेज का ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप 182 डायल कर दीजिए, तो उनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है। और इन बिटवीन उन पैसेंजर्स की जानकारी जो इन रोड डिविजन्स आते हैं, जोन्स आते हैं, उनको भी कन्वे कर दी जाती है। जब उनकी यात्रा खत्म हो जाती है तो उनसे फीडबैक कलेक्ट किया जाता है कि उन्हें कैसा फील हुआ, क्या उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस किया। तो बहुत ही अच्छा कदम है। वैसे तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, बट अभी से लगभग सभी जोन्स में स्प्रेड कर दिया गया है। लेडी आरपीएफ पर्सनल्स की टीम को बनाया जा रहा है जो इस पूरी इनिशिएटिव के स्कीम के लिए काम करेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल मेरी शहरी इनिशिएटिव के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नीति आयोग ने अभी एक सब ग्रुप क्रिएट किया है, वो प्रिपेयर करेंगे एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, उसके बारे में है। देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें एक प्रॉपर अच्छी कंडीशन दी जाए वर्किंग की, सोशल सिक्योरिटीज़ के सभी फायदे दिए जाएं। इसके पहले इस संबंध में एक रेगुलेशन था, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979। लेकिन अभी हाल ही में एक नया कोड आया है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये जो 1979 वाला एक्ट था, इसे इसी कोड में सब्ज्यूम कर दिया गया है। तो जो ओएसएच कोड है वो ये कहता है कि सभी माइग्रेंट वर्कर्स को डिसेंट वर्किंग कंडीशन दी जाए, उनका ग्रीवांस रिड्रेस किया जाए, मिनिमम वेजेस सभी को दिए जाएं, उन्हें किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। अब ये भी प्रयास किया जाएगा कि उनकी स्किल को एनहेंस किया जाए, सोशल सिक्योरिटी के सभी फायदे उनको दिए जाएं। ऐसा कोई भी फर्म जहां पर 10 या उससे ज़्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे पिछले 12 महीनों में, किसी भी दिन अगर उन्होंने इतनी संख्या में काम किया है तो उन्हें इस कोड को फॉलो करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के बारे में। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। कोपेक्स 21 ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है यूएस जापान इंडिया के बीच में। राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, 1952 में कंस्टिट्यूट किया गया था। आईएनएस विराट ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 सब्ज्यूम कर दिया गया है। मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, इसे लॉन्च किया गया टाइफेक के द्वारा, स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। वैसे इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी इसका जवाब रहेगा। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करेंगे आपको पता है, टेलीग्राम चैनल से। ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहां पर अपलोडेड मिलेगा, डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।